हाँ, अब आए ना आप। नमस्कार। देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ। आप दिख रहे हैं, आप बिल्कुल दिख रहे हैं। ठीक है, अभी वो ठीक है। कैमरे को थोड़ा चेहरा सही नहीं दिख रहा है, थोड़ा पीछे हो जाए। ये देखिए। ले, बिल्कुल 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 मुझे दिख रहा मेरा है, तो चेहरा बात नहीं करते दिख रहा है। लेकिन हमें दिख रहा है, हमें चलिए, दिख रहा ठीक है, है। ठीक है। तो मतलब लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, जी, जी। है ना? तो आपका स्वागत है मेरी तरफ। मेरी जगह पे कैलाश जी ने आपका स्वागत कर दिया कि आप दिखाई पड़ गए हैं। ठीक है। मतलब आपसे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, जी, जानना चाहते हैं आपके बारे में जी, जी। कि आप इतने सालों से थिएटर कर रहे हैं। कितने साल हो गए आपको थिएटर करते हुए? कम से कम 1990 के शुरुआत में 89 में शुरू किया है मैंने थिएटर। तो कानपुर। थिएटर करने के पीछे क्या? तो कानपुर में, अच्छा। तो मतलब क्या सोच के आपने थिएटर शुरू किया, कैसे शुरू किया? कुछ ऐसे ही कुछ स्थितियां बनी। शौक शौक में शुरू में दूसरों को करते देखा, ये भी नई चीज है, नाटक करके देखते हैं। हम्म। तो हम्म। एक हमारे मित्र हुआ करते थे, मनोहर गलानी। वो एक जी। नाटक कर रहे थे मोहन राकेश का। एक कहानी हम्म। है 1226/7। उस कहानी हम्म। को वो कर रहे थे नुक्कड़ नाटक के फॉर्मेट पे। हम्म। तो उसी के लिए इकट्ठा होते थे। वहां से ये कीड़ा लगा मुझे। और उसके कीड़ा, बाद क्या बात है। थोड़ा सा अगर आप पीछे हो जाएं तो और अच्छे दिखाई पड़ेंगे, थोड़े से पीछे हो जाएं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, यहाँ से, हाँ जी जी जी। सॉरी डिस्टर्ब किया आपको, नहीं, हाँ नहीं, नहीं, बोलिए। नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ तो उस जी। उस तरीके से थिएटर शुरू किया। फिर हम्म। हमारे एक मित्र हैं, ये कैलाश वाजपेयी जी जो हैं। इन्होंने संस्था हाँ इन्होंने संस्था बनाई, प्रस्ताव। हाँ। और उस संस्था के माध्यम से फिर हमने कानपुर में हम्म। थिएटर करना शुरू किया। हम्म। और तो जब थिएटर कर रहे थे तो उसके पीछे क्या मकसद था? मतलब ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था शौकिया तौर पे, या कोई मकसद था? या जैसे होता ना कि हीरो बनने का मकसद, सीरियल करने का मकसद, हाँ, हाँ, या पढ़ाई में मन नहीं लगता था? कैसे मतलब कैसे उधर की ओर आए कि पढ़ाई मकसद में मन था। नहीं लगता था इस वजह से? उस दौर पे क्या? मकसद था, हम ये समझते थे नाटक से समाज बदला जा सकता है। और अच्छा, क्या बात है। और अब हाँ। इतने सालों के अनुभव के बाद लगता है कि नहीं, वो धारणा गलत थी। अच्छा। उस समय सोचते थे कि अच्छा। समाज बदला जा सकता है नाटक से। और उसी तरह का हम्म। सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ थिएटर शुरू किया। नुक्कड़ नाटक किए। हम्म। हम्म। और कुछ मिलों के गेट पे किए, टेनरियों के गेट पे किए, झुग्गी बस्तियों में हम्म। किए। तो वो एक हम्म। अलग ही दौर था हमारा। और वो 2000 नहीं, वो दौर तो, हाँ हाँ हाँ, जी उन्नीस जी सौ जी, बताएं। बानवे 93 92 तक करे, 91 92 तक चला, वो 91 तक दो जी। तीन साल जम कर कह सकते हैं लाल झंडे वाला थिएटर किया। लाल झंडे वाला? नहीं, उस समय लाल झंडे वाले थिएटर की जरूरत भी थी, और वो बड़ी ईमानदारी से होता था। हाँ। तो वो उस दौर पे कानपुर का जो माहौल था, टेंडरियां टेंडरियां बंद हो रही थी, फैक मिल्स बंद हो रही थी। तो सीपीआईएम के साथ जुड़कर उनके लिए थोड़ा बहुत नाटक वगैरह किया। और जी। तब समझते थे कि नहीं, नाटक से समाज बदला जा सकता है। फिर तो पढ़े। मतलब अभी आपके अभी नहीं, तो क्या अभी आपके विचार बदल गए हैं कि समाज नहीं बदला जा सकता नाटक से? नहीं, अब इतने साल के अनुभव में लगा समाज तो नहीं बदला जा सकता। आप इशू रख सकते हैं। उस समय सोचते थे नहीं, हम रेवोल्यूशन ले आएंगे, क्रांति आ जी जाएगी हमारे नाटक करने से। जी तो जी लेकिन जी जी वो जी। अब वो जो दिमाग से जो है वो चीज निकल गई कि हम्म। नहीं जी, समाज नहीं बदला जा सकता। शोषक हम्म। तब भी थे, अब भी हैं, और शोषक रहेंगे ही रहेंगे। और तो फिर हमारा नाटक करने का उद्देश्य क्या हुआ, ये बताएं। नाटक का उद्देश्य अब इतने सालों के अनुभव के बाद ये लगता है कि हम सिर्फ इशू उठाते हैं। हम्म। और वो
जनता के सामने है वो उनको किस तरीके से लेते हैं। अब वो भ्रम टूट गया कि नहीं हम रेवोल्यूशन ले आएंगे, लाल क्रांति हो जाएगी, सबको रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएगा। तो वो जो आइडियोलॉजिकल वो रोटी कपड़ा और मकान वाला था कॉन्सेप्ट, वो धीरे धीरे दिमाग से निकल गया। कोई ऐसी बस्ती नहीं थी जिन बस्तियों में हमने कानपुर की नहीं किया, चौराहों पे किया, जहां हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे, 91 के राइट्स हुए, हमने नाटक किया, रात भर थाने में बैठे रहे। पुलिस ने कहा आप नहीं कर सकती, 4 घंटे के लिए कर्फ्यू खुला, आप लोग नाटक नहीं कर सकते। हमने तब भी नाटक किया, पुलिस उठा के ले गई, थाने में बैठे रहे। जी जी तो वो हमने उस तरीके के थिएटर से आइडियोलॉजिकल थिएटर शुरू किया। आज भी वो गए नहीं है। आज तक मैंने कोई कॉमेडी नाटक नहीं किया, इतने साल हो गए, मैंने आज तक अच्छा। कोई कॉमेडी नहीं की है। जी 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 वो हमेशा इशू बेस्ड ही नाटक किया। और उस समय धीरे धीरे आवश्यकताएं बदलती गई समय के साथ की। थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए, क्योंकि सिर्फ चेहरा ही दिखाई पड़ रहा है, तो आपको लोग देखना चाहें, थोड़ा सा कैमरे को मतलब डाउन कर दें, तो आप पूरे पूरे दिखाई पड़ेंगे। हाँ हाँ, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, हाँ ये, और थोड़ा डाउन कर दें। हेलो सर, सर थोड़ा सा डाउन कर दें। जी जी, आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है सर, ऐसे ही रहने दीजिए। जी सर। हाँ गोविंद भाई। जी हाँ, तो आप बता रहे थे कि बनारस में आप मतलब कानपुर में आपने कैसे थिएटर किया, इशू थिएटर किए। वो सच में एक दौर था जब इशू बेस्ड और इप्टा थी, इप्टा का भी बड़ा जोर था, है ना। तो मतलब उसमें ऐसा भी तो कोई मोमेंट होगा ना जो जिसने बड़ा प्रभावित किया होगा, या कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जिनके साथ आपने काम किया जो भी आपको याद हो, जिनका स्टाइल या काम करने का तरीका मतलब आपको अच्छा लगा, जिससे आप बहुत प्रभावित हुए। नुक्कड़ नाटक तो कर ही रहे थे, और हाँ। 1990 था शायद, 90 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी ने डायरेक्शन सब्जेक्ट पर एक वर्कशॉप रखी। उसमें जी उत्तरांचल भी यूपी में ही था, 20 लोग थे चुने गए उसमें। उसमें कानपुर से मैं भी था, और सबसे कम उम्र का मैं ही था। वो 20 लोगों में सबसे कम एज का मैं ही था। जी और वो डायरेक्शन जी। सब्जेक्ट पे वो वर्कशॉप थी, वो कंडक्ट कर रहे थे पीएम शाह साहब। अच्छा अच्छा पीएम अच्छा शाह अच्छा। साहब, वो 1 महीने की करीब वर्कशॉप थी डायरेक्शन सब्जेक्ट में, जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर सीखा। वो नुक्कड़ नाटक वाले कॉन्सेप्ट से निकल कर धीरे धीरे मंच की तरफ, लाइट सेट कॉस्ट्यूम इन सब चीजों पे, फिर प्रोसीनियम थिएटर किया। पहले भी कर रहा था प्रोसीनियम थिएटर, लेकिन बहुत कम संख्या में कर रहा था। फिर जी प्रोसीनियम थिएटर शुरू हो गया, और कई ग्रुप्स थे कानपुर के जिनके साथ किया। एकजुट था, अनुकृति थी, और एक दो ग्रुप आधार था। कई जी ग्रुप्स के साथ जुड़ के काम किया, मतलब कि किसी के साथ बन के काम नहीं किया, इसी ग्रुप का हूँ। और फिर जी 91 में जब डायरेक्शन वर्कशॉप करके आया, तो जी कैलाश वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश सीमेंट कॉर्पोरेशन में काम करते थे। तो जी। वो हमारा एक अड्डा बना, जहाँ पे हम ऊपर छत में रिहर्सल करते थे। वहीं से हमारे नाटक की शुरुआत हुई, ढंग से जिसे कहना चाहिए। और पहला अच्छा, ढंग डायरेक्शन से। मैंने किया उसी दौरान में, नाटक था रणबिंद। हम्म। अच्छा, और तो आपको पहला पहला प्ले कर मतलब जब कर रहे थे तो क्या मतलब क्या प्रोसेस था, या क्या क्या डर था, या क्या फीलिंग थी आपकी जब आप डायरेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जब पहली बार करो तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो तो आपने उस समय क्या महसूस। उस समय ये था, हाँ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी ने हमसे ये कहा था, आप लोगों को हमने डायरेक्शन का प्रशिक्षण दिया है, आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, जब भी नाटक करेंगे हम आपको हॉल, लाइट और ये बेसिक और पब्लिसिटी, ये हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ आया तो ले देकर 3-4 संस्थाएं थी, दर्पण थी,
इप्टा थी, 2-3 संस्थाएं थी। अब ये हुआ था कि हम करें कैसे। तो कैलाश वाजपेयी जी के मार्गदर्शन पे हमने एक संस्था बनाई, उन्होंने फाउंडेशन रखी, उस संस्था का नाम रखा प्रस्ताव। उन्हीं के जी जी टेरेस जी पे, ऑफिस के टेरेस पे हमने रिहर्सल शुरू की जी और वो हमारा अड्डा बना। वो 2-3 साल चला और वहां से जी। हमने नाटक की शुरुआत की। और सही है। ना नौकरी थी और फुल टाइमर थिएटर कर रहे थे उस समय। हम्म। फाइनेंशियल तो स्थितियां जैसे हर नाटक वाले के साथ होती, वो भी मेरी स्थितियां थी। उसमें भी कैलाश वाजपेयी जी ने ही मदद की मुझे फाइनेंशियली उस दौरान, कि नहीं किसी तरीके जी। से अगला थिएटर करता रहे। तो उनका बहुत कॉपरेशन रहा मेरे साथ थिएटर के दौरान। नहीं नहीं, कैलाश जी से मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन भी पूछें, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि मतलब किस तरह के दौर से आप गुजरे हैं, है ना। कैलाश जी क्योंकि हमारे साथ हैं, क्योंकि कैलाश जी चाहते हैं कि आप बोले और वो सुने हैं कि क्या क्या चीजें रही हैं। हम्म। तो दिल्ली कब आना हो गया हुआ आपका? दिल्ली दिल, कैसे आए आप? दिल्ली अब एक स्टेज के बाद 5-7 साल कानपुर के लिए हमने रेवोल्यूशन लाने वाला, कानपुर में कोई ढंग का ऑडिटोरियम नहीं था। हमने वर्कशॉप्स खूब परिचर्चाएं की, लेटर्स लिखे कि कानपुर में एक ढंग का ऑडिटोरियम होना चाहिए। डीएम, एसडीएम, सारी संस्थाओं को इकट्ठा किया शहर की, कि एक कि नहीं जी, कानपुर में एक ढंग का ऑडिटोरियम होना चाहिए। वो सारा मूवमेंट भी चलाते रहे, थिएटर भी करते रहे। और 92 तक ये लगने लगा कि आखिर है क्या। 4 साल 5 साल हो गए मुझे थिएटर करते करते, और स्थितियां वही के वही हैं। और आज जो भी हम थिएटर कर रहे हैं, उस दौरान जो पढ़ा था वही हमारे काम आज आ रहा है। और मतलब कि काम करके ग्रोथ डेवलप हुई। और उस दौरान जो 5-7 साल का जो पीरियड था, जो भी पढ़ा, नाटक, टेक्निक, नाट्य शास्त्र की किताबें, एक्टिंग फॉर्म्स, लाइटिंग। सबसे पहले लाइटिंग की एक किताब हाथ में आई, जीएन दासगुप्ता वाली की। तो पहली किताब लाइटिंग की मैंने वही पढ़ी। और कभी भी ध्यान नहीं था जी कि हम कभी लाइट्स भी करेंगे, लाइट ध्यान ही नहीं था। तो वो नाटक उस दौरान शुरू किया जब 92 हो गया। तो लगने लगा, एक ठहराव सा लगने लगा कि हर 3 महीने 2.5 महीने में हम एक नाटक करते हैं। 24 घंटे से वो, और सिगरेट, चाय, सिगरेट, और वो वही लाइफ बनती जा रही थी। एक ठहराव सा लग रहा था। उसी दौरान एक विज्ञापन आया अखबार में, कैलाश जी ने ही दिया वो। अखबार में एक विज्ञापन था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, थिएटर टेक्निक्स की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है। जी ये बात है जी 93 की। 93 में मैं बहुत लाइटली आया कि हो, करना है नहीं करना है, आ गया दिल्ली। और उसमें भी 20 लोग 22 लोग थे उस वर्कशॉप में। उसमें आपके स्टाफ के वर्गीस था, बरुआ थे, 2 लोग आपके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लोग थे, और बाकी 17-18 लोग पूरे देश भर से थे। तो जिस जी। दौरान स्कूल बंद हो जाता था, वो चलन कीर्ति जी का समय शुरू हुआ था, 3 साल वो चला। उस साल टेक्निकल अच्छा। वर्कशॉप थी, और अगले साल जब स्कूल बंद हो जाता है, जब जितने 2 1.5 2 महीने जो बंद रहता, उस दौरान वो वर्कशॉप शुरू की थी उन्होंने। और ये 20-22 लोग जी ही हम लोग थे पूरे देश भर से। और अगले साल वो प्रोडक्शन वर्कशॉप में कन्वर्ट हो गई। एक साल टेक्निकल वर्कशॉप थी, अगले साल वो प्रोडक्शन वर्कशॉप थी। बैरी जॉन ने एक प्रोडक्शन किया था फिर। तो वो टेक्निकल वर्कशॉप जब की, दिल्ली आया, तो मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था जब दिल्ली आया। तो उसी दौरान, और यहाँ कानपुर में रहते हुए मैं नाटक को लेके एक न्यूज़पेपर छपता है नॉर्दर्न इंडिया से, दैनिक आज। उसमें मैं लिखता रहता था नाटक के बारे में। नुक्कड़ नाटक से क्या हो सकता है, थिएटर की टेक्निक्स क्या है। तो वो आर्टिकल हर फ्राइडे को छपता था। वो
कला और संस्कृति का, अब तो वो कल्चर ही खत्म हो गया, लगभग पूरे देश से आर्ट एंड कल्चर का पन्ना भी कहीं छपता हो। तो उस दौरान वो कल्चर था कि आर्ट एंड कल्चर का पेज छपता था और मैंने लिखता था। जब दिल्ली आया इधर, अच्छा ये, हाँ, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जब मैं दिल्ली आया, नहीं क्योंकि, नहीं नहीं, दिल्ली आने से पहले अंजनी शुक्ला जी थे कोई, हाँ हाँ, कानपुर में, कानपुर बहुत अच्छे। आपको वो कैसे उनको मतलब उनको उनके अंजनी शुक्ला थे, उनका भी अड्डा वही हाँ था, कैलाश वाजपेयी जी का ऑफिस। उन्होंने अपनी जिंदगी के हाँ। 10-12 साल कैलाश भाई के ऑफिस में ही काटे। 12 बजे वो पहुंच जाते थे, 2 अड्डे हमारे वर्क कैमरा, होते थे। कैमरा कैमरा थोड़ा नीचे से कीजिए ना, कैमरा थोड़ा थोड़ा सा नीचे कर लीजिए कि आप पूरा दिखाई पड़े हमें। ये हाँ हाँ, ये ऐसे 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 ऐसे। एक्चुअली मुझे कैलाश जी ने बताया अभी भी कि अंजनी जी के बारे में भूल रहे हैं ये, तो इनसे अंजनी जी के बारे में पूछिए। अंजनी शुक्ला जी वो थे जिन्होंने हमें उस हाँ दौर, मतलब कि एनएसडी से जितने भी डायरेक्टर जाते थे, चाहे वो त्रिपुरारी जी, बंशी कौल या जो भी जाते थे, तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा। बहुत जीनियस आदमी थे वो, अंजनी शुक्ला। हम्म, और उन्हीं से को देख के कीड़ा काटा लिखने का, तो हम्म। वो इतनी डिटेलिंग में रिव्यू लिखते थे कि अधिकतर अखबार उसने छापते नहीं थे। अच्छा अच्छा। मतलब कि उसमें माइन्यूटली वो वॉच करते थे, डिटेलिंग होती थी उनके रिव्यू में, जिससे जो थिएटर ग्रुप्स थे वो नाराज हो जाते थे। तो अच्छा। वो फुल टाइमर थे, तो वो पेमेंट्स 25 रुपए या 35 रुपए मिलते थे एक आर्टिकल के, कानपुर के अखबारों में। हम्म, तो जी उस दौरान फिर मैंने कानपुर में वही लिखना शुरू किया। और उनका भी अड्डा जी। वही था, कैलाश भाई का ऑफिस। और एक दूसरा अड्डा हुआ करता था हमारे कानपुर में, नाटक का सामान जहां से सेट और कॉस्ट्यूम सप्लाई होती थी, वो थे नौशाद हुसैन साहब। जी। उनके यहाँ मीटिंग होती थी, मतलब कि सुबह 12 बजे से 9 बजे से 10 बजे से 2-3 बजे तक कैलाश भाई का ऑफिस। सर, कैन यू इमेजिन, हम्म एक सरकारी ऑफिस हम्म। को हमने, ये कैलाश भाई के ऑफिस को एक नाटक का अड्डा बना रखा था। उनके कारण उनका जो पूरा स्टाफ था वो भी बहुत कोऑपरेटिव हो गया था, नाटक फ्रेंडली हो गया था। तो ये कभी तो उनकी नाटक की खासियत है। उनकी छत में हम रिहर्सल करते थे, और 4 बजे के बाद हमने जब प्रस्ताव की थोड़ी सी इमेज हो गई, हम रेगुलर थिएटर करने लगे। शुरू का हमारा एक नाटक था नींद आने तक, नरेंद्र कोहली की स्टोरी जी थी। और वो हमने जब जी। आके किया तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर हमारा अड्डा बन हम्म गया क्राइस्ट चर्च कॉलेज। तो वो हम्म। 2 बजे हम चले जाते थे, हम लोग, हमारा अड्डा हो जाता था नौशाद हुसैन की दुकान में। और वहां से सही है। जितने कानपुर के स्कूल्स थे, जयपुरिया हम्म और मेलबर्न, कई स्कूल थे, हैडर्ड, तो इन स्कूलों में हम्म एनुअल फंक्शंस होते हैं नाटक वगैरह कराने में, तो एक धंधा भी मिलता था हमें हम्म। वहां से। आप समझ रहे हैं? तो नौशाद भाई की दुकान हमारा अड्डा हुआ करती थी। उनके माध्यम से हमने रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब, कई जो क्लब्स होते हैं बड़े बड़े हम्म। पैसे वालों के, उनको भी नाटक करना होता था, तो उनके माध्यम से हमने उनके काम करते थे। थोड़ा बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट होता था उस तरीके से। ये थी। अच्छा, ये तो हाँ, बनारस में कहाँ कहाँ कैसे होता था ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन हमेशा कहा जाता है थिएटर लोगों को खराब करता है, तो थिएटर ने आपको खराब किया या अच्छा बनाया है? थिएटर शुरू में खराब क्या किया है, लेकिन हाँ ये है, आप कोई लड़का आता है तो उसको पहले हम ये कहते हैं, भाई पहले कैरियर देख लो, उसके बाद हम्म। थिएटर करना है। नहीं लेकिन सर्वाइविंग। आपके साथ जो, नहीं नहीं, लेकिन जो आपके साथ हुआ कि आपको थिएटर ने बहुत संभाला, हमें कि वो मतलब, किस्मत होती, जो वो कहते नहीं है, टेन निक्षेप का जो डायलॉग है, व्यक्तित्व केवल एक चौथाई हाँ चरित्र का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। तो वो ही स्थिति जी थी कि हर एक को जी। वो चीज नहीं मिलती, हमें लाइफ में अच्छे लोग मिलते गए। और
सही समय पे सही जगह पर होना आपका ज्यादा महत्व करता है। तो वही सारी स्थितियां थी करने के दौरान, कानपुर में जब तक करते रहे। और दर्पण के महासचिव हुआ करते थे अतुल सत्यमूर्ति। जबकि हमने वो बहुत ही फेमस ग्रुप था, कभी हमने दर्पण के साथ किया नहीं, लेकिन हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। 7 बजे के बाद दर्पण का नाटक नहीं भी होता था तो हम उनकी रिहर्सल में जाके देखते रहते थे। जैसे रवि शर्मा ने एक नाटक किया था, डेथ हो गई उनकी, नाग मंडल। उस दौरान मैं उस प्रोडक्शन से नहीं जुड़ा था, फिर भी बबलू ने कहा नहीं हमारे साथ चलो दर्पण का। शायद 25 या 25वां साल था, लखनऊ में फेस्टिवल था दर्पण का। जी वो मैं दर्पण की टीम में नहीं था, उसके बावजूद वो मुझे अपने साथ लेके, मैं बहुत अच्छे दोस्त है। लास्ट ईयर उनकी भी डेथ हो गई। जी और दर्पण का माहौल के कारण शहर का नाटक का जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा माहौल था। जी। नहीं मतलब क्योंकि नौटियाल जी ने आपसे क्वेश्चन किया है कि थिएटर ने इनको कितना बचा के रखा था, कि हमेशा कहा जाता है कि थिएटर में आके बच्चा खराब हो जाता है, तो नौटियाल जी का कहना था थिएटर ने इन्हें बहुत बचाया है, एक दिशा दी। और उस हाँ दौरान हाँ ये तो होता ही है। जैसे ग्रुप होता था, सिगरेट और दूसरी चीजें की आदत लगी जाती है। तो कानपुर में हमारे जो दोस्त थे वो भी वही थे। हाँ शाम को हाँ रिहर्सल खत्म होती थी, उसके बाद 2 घंटे तो हमारे डिस्कशन में और सिगरेट और जो दूसरे सोमरस टाइप की चीजें होती हैं, तो वो माहौल था। उस माहौल से भी निकलना भी बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि 4 साल हो रहे थे तो उस माहौल से निकले। सिगरेट सिगरेट तो चलती नहीं, सिगरेट तो दिल्ली आने के बाद भी 8-10 साल हमने पी। अब 8-9-10 साल हो रहे हैं, 8-9 साल सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। लेकिन सोचा, कभी सोचा नहीं था कि सिगरेट भी कभी छूट पाएगी, लेकिन छूट गई। नहीं नहीं, थिएटर बहुत सारी चीज छुटा देता है, अच्छे काम भी हमें सिखाता है, ऐसा नहीं हाँ। है ना? कि मतलब हमेशा लोग कहते हैं थिएटर खराब करता है, थिएटर में ये खराबी वो खराबी, लेकिन मैं कहूं, मैं अपने बारे में भी कहूं, तो थिएटर में आके जितना मैंने पढ़ाई की, उससे पहले मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। तो थिएटर हमें बहुत सारी अच्छी आदतें भी देता है। तो अब ये क्वेश्चन है, जब दिल्ली आए तो क्या हुआ? दिल्ली तो आ गए आप एनएसडी के लिए कि एनएसडी करेंगे, फिर क्या हुआ दिल्ली में आके? तो मैंने वो टेक्निकल वर्कशॉप की, उसी दौरान मैंने शाहजी मिले। शाहजी ने कहा चलो अच्छा हाँ है। मैंने कहा सर स्कूल करना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ भर दूं। तेरा पागल है क्या, 3 साल बर्बाद करेगा? जो हमने तुम्हें वहां पढ़ाया वो 3rd ईयर का कोर्स था, यहाँ किया ये तुम 2nd ईयर का कर रहे हो। तुम्हें कॉम्पैक्ट में वो तुम्हें वो कुंजी मिल गई है, तुम्हें पूरी किताबें नहीं पढ़ी, कोर्स नहीं पढ़ना, तुमको शॉर्ट टर्म कोर्स कर दिया, कहे को या कह रहे तू करेगा क्या दिल्ली में आके? मैंने कहा सर अब कानपुर वापस जाएंगे नहीं, रहेंगे तो अब हम दिल्ली में ही। वो एक नाटक कर रहे थे शाहजी, बेगम आबिदा अहमद का गालिब पर बेस्ड था। उसकी वो रिहर्सल करते थे ऐवाने गालिब में। तो वही स्कूल से हम लोग जा रहे थे, उन्होंने कहा लाइट्स तू करेगा। और वो कानपुर में उस दौरान लाइट का कीड़ा काट गया मुझे। अच्छा, लाइट लाइट में कैसे जुड़ गए? कहां से आपको वो कीड़ा काट गया तो जिसके बारे में आप बता रहे हैं? उसका एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, और दिन भी अभी तक याद है। 6 दिसंबर 1992 को पहला ओ बाबा नाटक रे। था जिसकी हमने लाइट्स की थी। उसका किस्सा यह अच्छा था कि 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद वाला एपिसोड हुआ। कानपुर में जो लाइट्स करते थे, हमारे नाटकों की लाइट्स करते थे, वो थे पीर गुलाम सिंह। उन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है। तो पीर जी जी, गुलाम मैं सिंह जानता को हूँ। इक्विपमेंट भेजना था हमारे साथ, और आदमी भेजना था लाइट इंस्टॉल करने के लिए। तो उन्होंने जब तक हम रिहर्सल करते रहे और नाटक हम कर रहे थे, जाति पूछो साधु की, तो कहाँ हो फकीर चंद, तो कहाँ हो था, वो नाटक जी कर रहे थे। तो वो उन्होंने मना कर दिया कि हम इक्विपमेंट नहीं दे पाएंगे। जी जब उन्होंने मना कर दिया कि अब, और हमारी जो बात हुई थी वो इटावा प्रदर्शनी में हम नाटक कर रहे थे। मतलब कि हम एमेचर से प्रोफेशनल थिएटर की तरफ आ रहे थे। हमने कानपुर में प्रोफेशनल थिएटर शुरू कर दिया था। नेशनल हैंडलूम जी एक्सपो में भी हम नाटक करते थे, वहां से भी पैसा मिलता था।
इटावा प्रदर्शनी में भी 2-3 बार हम लोगों ने नाटक किए। तो इटावा प्रदर्शनी से ये कमिटमेंट था कि लाइट का इक्विपमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, साउंड हम प्रोवाइड करा देंगे, लाइट्स आप कानपुर से ही लेके आइएगा। तो वो पीर गुलाम ने हमें मना कर दिया, हम लाइट्स नहीं देंगे, दंगे का माहौल है, बाई चांस दंगा हो सकता है, मेरा इक्विपमेंट लूट जाएगा। उन्होंने मना कर दिया। तो फिर 5 तारीख की रात को हमने डिसाइड किया, हमने कभी उस आदमी के साथ काम नहीं किया था, सुरेंद्र इलेक्ट्रिकल्स करके। तो उनसे कहा कि भाई हमारा इटावा में नाटक है, उन्होंने कहा ठीक है हम इक्विपमेंट भेज देंगे। उन्होंने एक आदमी भेज दिया अपने साथ और वो हमारे साथ गया। वो पहला नाटक था, तो हमको ये ऑटो ट्रांसफार्मर डिमर का दौर था, 4 किलोवाट और 2 किलोवाट के डिमर और 6 जी डिमर। जी जी। और वो टेक्निक सीखने में मुझे बहुत दिमाग उस वो नाटक तो हमने FOH में ही निपटा दिया, 4 डिमर में ही, ठीक है। राइट लेफ्ट ठीक है। सेंटर। वो उसी ने बता दिया कि ऐसे लाइट, बेसिक तो मालूम नहीं था कि डिवीजन कैसे करना है लाइट्स का, ऑपरेशन और इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें, बिजली वाला काम उसके पहले नहीं किया था। तो इटावा में वो पहला नाटक किया हमने। तो उसके बाद वो टेक्निक बहुत अच्छी थी कि एक डिमर 4 स्विच के साथ अटैच है। अब आपको ये लाइट डिजाइन करने से पहले प्लान करना पड़ता था, 3 नंबर डिमर पे दूसरे स्विच पे हमने कौन सा स्पॉट डाला है, तीसरे स्विच पे कौन सा स्पॉट डाला है, राइट डाउन डाला है, लेफ्ट डाउन डाला है। तो वो कहीं जोन के साथ वो कहीं पता चला कि उसी डिमर में तो नहीं है। तो वो जो आज जितनी आसानी है, हमें 48 चैनल का पैनल मिल जाता है, 110 चैनल तक हम पेज बना सकते, लेकिन उस समय वो क्रिएशन एक अजीब सा दिमाग लगाना पड़ता था कि ये 6 डिमर है, 6 डिमर में 4 गुणे 4, एक डिमर को 4 स्विचों में डिवाइड कर रखा है। मतलब वो जो पैचिंग बोर्ड होता था पैचिंग वो स्विच में डिवाइड होते हैं, स्विच पैचिंग बोर्ड सामने स्विच में डिवाइड होता है। हाँ, तो जो हम पैच पैनल की जगह हमारे सामने स्विच बोर्ड है, उस स्विच बोर्ड में हमने लाइट्स पैच कर रखी, स्विच ऑन करना है और फिर यहां से आपको ट्रांसफार्मर से आपको तो वो एक इंटेलिजेंसी थी वो, मतलब कि जो लोग करते थे उस दौर में, जिन्होंने किया है ऑटो ट्रांसफार्मर, और वो 2 हाथ हैं, आपको उन्हीं 2 हाथों को यूज करना है। और तो हाँ, कि मतलब बराबर बराबर अनुपात पे उसको बंद करना बहुत कठिन होता था। बहुत एकदम से यहाँ तो मास्टर फेड कर दिया, प्रीसेट पे चले गए, प्रोग्रामिंग कर ली, अब तो बहुत आसानी होगी। लेकिन वो दौर एक अजीब तरह प्लान करके चलना पड़ता था। यहाँ फेड आउट है, अच्छा ये स्पोर्ट निकालो धीरे से, अब ये दो ही डिमर रखने अपने पास फेड आउट के लिए। तो वो दौर ही अलग था और उसकी भी कहानी थी, वहां से शुरू हुई लाइटिंग का कीड़ा काटा। नहीं, मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा कि पीर गुलाम साहब का नाम मैंने भी बहुत सुना है, उनकी खासियत क्या थी? मतलब जब लाइट करते थे, क्योंकि आपने तो काम किया, तो उनकी क्या खासियत थी? क्योंकि वो बड़े फेमस थे अपने समय में वो, क्योंकि लखनऊ में हाँ हाँ, बिसारिया साहब की लाइट करने के लिए पीर साहब आते थे अभी लखनऊ, हाँ और बहुत बहुत रेगुलर जगह जाते रेगुलर थे। काम किया। इवन अभी भी बिसारिया साहब के प्लेस की लाइट वही करते। तो हाँ, उनकी तो उनकी खासियत ये थी, हमारा जो पहला नाटक था रणबिंद, जब हम संगीत हम्म, नाटक एकेडमी से डायरेक्टर्स वर्कशॉप करके आए, तो हाँ, वो हम्म, बाकायदा आते थे, 3-4 दिन बाकायदा उन्होंने रिहर्सल देखी। तो हम्म, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो उनका था, जो नॉर्मल कानपुर में जो लोग नाटक करते हैं, नॉर्मल FOH खोल दिया, कलर्स को लेके हम्म, उनका, और हम्म, स्पॉट बहुत कम लोग यूज करते थे, जी। नॉर्मल। मतलब कलर्स को लेकर उनका ज्यादा। हाँ, तो वो और सबसे बड़ी चीज है, एक अनुभव था उनका और एक प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था उनका, वो बहुत अच्छा, वो उनसे सीखा। बाद में एक नाटक हम कर रहे थे, उसमें कमर्शियल प्ले था, जूनियर महमूद और 2-3 फिल्मी एक्टर्स थे। इक्विपमेंट उनका था, लाइट डिजाइन मैं कर रहा था। अब पूरा प्ले बहुत अच्छा माउंट किया। अब वो मुझसे कहे, वो उनका वो स्टाइल नॉर्मल था,
कि सीधा FOH खुल जाए और चलता रहे, की लाइट और फ्रेड और वो बेसिक जो उनका कॉन्सेप्ट था कि बैलेंस करके निकालना। और उन्हीं से एक चीज सीखी मैंने जो आज तक काम आ रही है, कि हमेशा आपको स्टैंड बाई एक चीज रखनी चाहिए। और और एक वो तो चीज है। बेसिक पढ़ाई गई, वो सुरेश जी ने भी पढ़ाया और रामामूर्ति साहब ने भी पढ़ाया कि बल्ब की कोई उम्र नहीं होती है। वो तो है। कि वो तो है। आपने ऑन किया, बल्ब उस समय भी उड़ सकता है, चलते सीन में भी उड़ सकता है। तो इसलिए आप जी जी। स्टैंड बाई, आपके पास एक लाइट होनी चाहिए उस जोन के लिए, चाहे वो जोन हो या कम से कम फर्स्ट थिंग इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी तो होनी चाहिए, स्टैंड बाई एक चीज रखनी चाहिए। तो वो गांठ वो तो आज है। तक मैंने बांध के रखी। वो वहां पीर गुलाम का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अगर PC उड़ जाए तो कम से कम जोन तो जलेगा। और वो मेरे नाटक में हुआ कि हाँ मैंने पूछा उनसे, दादा आप तो कह रहे थे कि वहां पे हम ग्रीन स्पॉट आएगा, लेकिन वो ग्रीन स्पॉट तो आया नहीं। हाँ। उन्होंने कहा वो हाँ। लैंप उड़ गया चलते शो में। वो उस समय वो सुराही वाली छोटी 500 वाट की आती थी, बेबी 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 स्पॉट आते थे। बेबी स्पॉट। वो तो मॉडर्न की, वो तो लंबी वाली, वो एक सुराही की तरीके से होती थी 500 वाट की। और वो लंबा जी वाला लैंप लगता था, टंगस्टन लैंप लगता था। तो वो जी। उड़ गया उनका। उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है, तुम्हारा तुम तो दोगे 700 रुपए, उतने का हमारा एक लैंप उड़ गया। हम्म। तो वो जी पैसा जी तो था ही नहीं थिएटर में, लेकिन उसके बाद भी डिवोशन जी। लोगों ने बहुत कानपुर थिएटर के लिए बहुत योगदान है पीर गुलाम और नौशाद हुसैन का। बहुत कॉपरेट किया, थिएटर होता रहा रेगुलर। तो वो अच्छा, ये उड़ीसा में क्या हुआ था लाइट को लेके? हरविंदर दी कुछ बोल रही हैं उड़ीसा में, कि उड़ीसा में भी, उड़ीसा उड़ीसा हाँ हाँ, उड़ीसा कोई फेस्टिवल है? उड़ीसा में हाँ। पारादीप एक फेस्टिवल था। वो हरविंदर जी का प्ले था, नाल हम्म। मेरे कोई चले मोनोलॉग। वो बहुत अच्छा करती हैं। किस्मत खराब है कि दिल्ली के दर्शकों की भी और हम लोगों की कि एक अच्छी एक्ट्रेस दिल्ली से में है नहीं। तो मतलब कि ये बात तो है। मैं लाइट्स करता था, मानोगे नहीं गोविंद, एक वो मंत्र मुग्ध नहीं हो जाता एक कंट्रोल रूम में बैठ के आदमी। मैं मंत्र मुग्ध हो जाता, मैं सिर्फ देखता रहता था कि ये क्या परफॉर्म कर रही है। मतलब कि हेड्स ऑफ, मतलब कि कमाल की परफॉर्मर। और हम्म। जब दिल्ली में हमने नाटक किया, हम बहुत लैविश प्रोडक्शन पे बिलीव करते थे कि हैवी सेट हो, हम्म। लाइट्स हो। और वो हरविंदर जी को देखा, हम दो एक बैग लेके गए, क्या एक चटाई, दो बक्से, और हम 1.5-2 घंटे का पूरा नाटक करके, और वो हमने लगभग पूरा पंजाब घूमा, उड़ीसा वो उस प्रोडक्शन को लेके गए। तो वहां से मैंने कहा अगर टूरिंग प्रोडक्शन करना है तो वो हरविंदर जी से सीखा मैंने, कि कम चीजें लेके चलो, उससे ज्यादा क्या चीज क्रिएट कर सकते हैं। वो बहुत और वहां पे जो पारादीप वाला एपिसोड है, पारादीप में अब मैं बिजी हो गया था यहाँ। एक दिन में हम दो दो नाटक कर रहे थे। मतलब कि अच्छा। म्यूजिक के लिए सैंडी और हरविंदर जी बाई ट्रेन पहुंच गए थे, मैं फ्लाइट से पहुंचा था हम्म। कटक। ये लोग कटक पे उतर के इंतजार कर रहे थे, मैं फ्लाइट से कटक मैं चंडीगढ़ में अजीज कुरैशी का नाटक खत्म किया। अजीज कुरैशी का नाटक खत्म करके दिल्ली आए, चंडीगढ़ से, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी, मैं कटक, कटक में पहुंचा, ये लोग मिले, इनके साथ वहां गया जहां गया। वो आपने भी किया होगा, उस ऑडिटोरियम में वो पारादीप फेस्टिवल करते हैं। पारादीप में एक नहीं नहीं, मैं वहां, बहुत नहीं नहीं, मैं वहां नहीं गया हूँ। तो वो अब तो बहुत अच्छा ऑडिटोरियम हो गया। उस समय वो हाँ जी। बाहर से कहीं से बुला के लाते थे ऑटो ट्रांसफार्मर, और दूसरा वहां भी वही प्रॉब्लम हुई। वहां मैंने बल्लियों में चढ़ के फिर लाइट्स बांधी। हरविंदर जी से पूछिए उनको, कह रही यहाँ कैसे होगा। मैंने कहा टेंशन मत लो, आप रिलैक्स बैठो, आप नाटक पे कंसंट्रेट करो। वो हाँ, वो
वो वही बोल रही है कि मतलब क्या इम्प्रोवाइज किया था। वो मतलब कि यहाँ जो दिल्ली में जो दूसरी जगह नाटक कर रहे थे तो, और एक चीज ये आपने भी महसूस किया होगा कि लाइट्स करते हैं हम, डिजाइन किसी ऑडी के लिए कुछ करते हैं और कई स्थितियां ऐसी होती जहां पे जाके हमको पूरा डिजाइन ही चेंज करना पड़ता है। और वो जी चीज जी हमें सिखाई सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में आके कि इम्प्रोवाइज चीजें कैसे करनी चाहिए। तो वो जी जो दौर था पारादीप में तो कुछ था नहीं, फिर मैंने उनसे बांस मंगवाए, पूरा पहाड़ बंधवाया, स्पॉट मतलब कि जितना मतलब कि हम सुबह पहुंचे हैं, एक दिन पहले मॉर्निंग में हम पहुंचे हैं, अगले दिन शो था। रात को सुबह 6 बजे 7 बजे हम पहुंच गए थे। 3 घंटे के अंदर मैंने उनको बताया ये चाहिए, और जो भी अवेलेबिलिटी थी वहां पर उसके हिसाब से हमने इम्प्रोवाइज की चीजें। और वहां वही काम आया, कानपुर वाला काम, स्विच बोर्ड। जी मैंने कहा कुछ नहीं, 2 स्विच बोर्ड मंगा दो। फिर कह रहे इतने ही डिमर मिल पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 4 बिजली का जो स्विच होता है वो 4 स्विचों वाले 2 बोर्ड मंगा दो। 2 बोर्ड मंगवाए और 4 डिमर से 3 एक डिमर में 4 4 लाइट्स हो गई। तो मतलब बहुत अच्छा प्ले हो गया वो। फिर बाद में अप्रिशिएट भी किया, लोगों को पसंद भी आया। प्ले ऐसा था, लाइट तो एक थ्रिल करती थी उस प्रोडक्शन को, और बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन था वो। अच्छा एक बात, आप प्ले डायरेक्ट भी करते हैं और लाइट भी करते हैं, तो जब आप डायरेक्ट करते हैं तो लाइट को कैसे सोचते हैं उसमें, मतलब डायरेक्शन करते हुए आप लाइट को कैसे सोच रहे होते हैं, मतलब लाइट किस तरह से इंटरफेयर करती है तो आपके डायरेक्शन में। मैं ये सोचता हूँ, जब मैंने जब अपना प्ले करता हूँ, मुझसे लोग कहते हैं कि नाटक नहीं करना चाहिए, आपको अपने अपने प्ले की लाइट्स नहीं करनी चाहिए। ये क्यों क्यों। मुझसे कहा लोगों ने कि वो, हाँ उसका एक कारण भी है, मैंने भी महसूस सर किया। थोड़ा सा नीचे, थोड़ा नीचे कर दीजिए मतलब कैमरे को, क्योंकि आप कट रहे हैं। हाँ हाँ बस यहीं पे फिक्स कर दीजिए, यहीं फिक्स कर दीजिए। क्योंकि उस जी दौरान जब नाटक करते हैं, जब एज ए डायरेक्टर जब अपना प्ले करते हैं, तो कई चीजें होती हैं वो दिमाग में चलने लगती, अच्छा इस एक्टर ने ये गलती कर दी, देखो प्रॉप्स छोड़कर अच्छा आ गया। तो वो जो टेक्निकली चीज होती है अच्छा ना दिमाग में, तो ये मुझसे हाँ जेपी भाई ने भी कहा, कई लोगों ने कहा तुम अपने प्ले की लाइट मत किया तो दूसरे की प्ले की लाइट अच्छी करते हो। और उसके विपरीत अमित सक्सेना कहते हैं मैं अपने प्ले की लाइट अच्छा करता हूँ, दूसरे के प्ले की लाइट अच्छी नहीं करता हूँ। अमित ये सक्सेना समय ये समय की कहते बात है। हैं, और दूसरे लोग हाँ कहते हैं कि आप अपने प्ले की लाइट मत किया करो। और वो जो नहीं सबसे ज्यादा वो सुनते हैं सैंडी। सैंडी का कहना होता है, क्योंकि मेरे जितने भी नाटक दिल्ली आके फिर जब हमने नाटक शुरू किया, तो वो हरविंदर जी के ही साथ नाटक कर रहे थे, म्यूजिक सैंडी कर रहे थे, लाइट्स में कर रहा था। वहां से जो एक होता है, एक टीम बन जाती है। सैंडी के साथ वो एक टीम सी बन गई है। और जी मैं सैंडी नहीं होता है तो कंट्रोल रूम में तो एक लगता है कि यार, तो वो म्यूजिक को लेके मजा आता है। सैंडी और एक एक टीम कोऑर्डिनेशन सा बन गया। वो भी टोकता है कि मत करो तुम, अपने प्ले की लाइट मत किया करो, गोविंद से करा लो, उससे हाँ करा लो। नहीं 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 बात नहीं नहीं, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लाइट्स के थ्रू डायरेक्शन सोचते हैं, और कभी कभी होता है कि हमारे अंदर डायरेक्टर ज्यादा हावी होता है, जैसे आपके पास आपका डायरेक्टर ज्यादा होता है कि आपको डायरेक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट आता है जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं, तो लाइट उतनी आपके ऊपर हावी नहीं होती, आपका प्ले आपके ऊपर हावी होता है। हाँ, तो जो मेरा उस मेरा समय जो लाइट वाइफ। मेरा जो कॉन्सेप्ट जी रहता है, जी 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 जिस समय अपना प्ले करते हैं तो जी उस समय हमारा पूरा कंसंट्रेशन होता है स्क्रिप्ट पे। लाइट्स हमारे लिए हाँ 20% होता है। जी। सिर्फ ये तो वही है कि जैसे जब। एज ए डायरेक्टर, हाँ हाँ जी हाँ जी। हम लाइट्स को हम एक फ्रिल की तरह मानते हैं कि हमारा वही सही है। है पूरा तो। नाटक का स्ट्रक्चर क्या है, कैरेक्टराइजेशन क्या है, कैरेक्टर ग्रूम कैसे करने हैं, और सिर्फ एक फ्रिल की तरीके से आए लाइट, इतना मैं करता हूँ। लेकिन हाँ, और
ये जरूर रहता है कि टेक्निकली कुछ गेम, फिर जब ये लग जाता है, जब ये तो हमने प्लान किया, फिर जब एक स्टेज पे आ जाता है नाटक, देखते हैं नहीं यार ये एक्टर कमजोर कर रहा है, ये सीन कमजोर जा रहा है, इसमें कुछ गिमिक्स जी होने चाहिए। तो वो फिर लाइट के जी। को गिमिक्स की तरीके से यूज करते हैं फिर अपने नाटक में। जहां लगता है कि तो ऐसा कोई प्ले तो ऐसा कोई प्ले बताइए ना, कहाँ कहाँ कैसा गिमिक्स यूज किया है जो आपको आज भी आनंद देता है याद करके कि ये गिमिक्स में बहुत मजे आए थे। जैसे एक लाइट एंड साउंड था, लाइट एंड साउंड का मैं हाँ उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि नाटक के अलावा अधिकतर जब सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन गया तो वहां लाइट एंड साउंड ही किया हमने। तो वहां एक चीज होती थी सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में, हम जब मैंने ज्वाइन किया उसके पहले जो भी लाइट एंड साउंड्स की होती थी, तो सामने दो पोल होते थे, सिर्फ एफओएच पड़ता था। तो मैंने जाने के बाद वहां पे एक 3 डायमेंशनल सेटअप शुरू किया ओपन में, जहां 200 फीट के ग्राउंड पर 5 60 बाई 40 और 30 बाई 40 के सेंटर स्टेज 60 बाई 40 है, और बाकी के साइड के जो दो स्टेज है 40 बाई 30 30 बाई 20, इस तरीके के 5 स्टेज हैं। तो उन 5 स्टेज पे पहले होता क्या था, ये लोग करते थे इल्यूमिनेशन होता था कि स्टेज जल गया और मूड हुआ, कलर हो गया। तो मैंने लाइट एंड साउंड में 3 डायमेंशनल अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। तो मैंने जो ये सिर्फ साइड में यूज करते थे, तो मैंने साइड में सेंटर पे एक पोल लेकर साइड में एक पोल सेकंड, इस तरीके से उससे साइड के भी इधर के दोनों स्टेज भी कवर करते थे, सेंटर स्टेज भी कवर करते थे, तो वो हो जाता था। तो वो एक जब मैंने सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में आया तो मैंने 3 डायमेंशनल शुरू किया। और फिर एक चीज है, जी और हम आजादी के वो फ्रीडम स्ट्रगल पे ही करते थे। और जी। मैंने पीसी से 60 बाई 30 के स्क्रीन पे पहली बार एकदम से एक आइडिया आया कि नहीं इफेक्ट कुछ क्रिएट करते हैं, तो मैंने ट्राई कलर बनाया। कर्टन कॉल होती है, 150-200 एक्टर ऑन स्टेज आते हैं मशाल लेकर, सारे स्टेज पे खड़े होते हैं। पीछे 30 फीट का साइड, मतलब कि जमीन से 12 फीट ऊपर हाइट पर अपर लेवल है, अपर लेवल के ऊपर 30 फीट का स्क्रीन है, वो बिल्कुल खाली रहता था। तो हम इफेक्ट के लिए वाटर रोलर कर लेते थे, स्टिल वाटर रोलर का मोटर काट दिया, स्टिल क्लाउड बना दिया, तो उस तरीके की चीज करते। और कर्टन कॉल पे मेरे दिमाग में, मैंने कहा यार सब कुछ हम कर लेते हैं, या तो वो जैसे हम रोटो कलर चला देते हैं साइड पर, तो वो था कि या तो हम साइड पे जो जो हमने साइड 3 कलर की बनाई हुई है, रेड और ब्लू की, या तो हम वो चला दे। मैंने कहा नहीं, ये जो माहौल है वो पूरा देशभक्ति का माहौल है। तो वहां मैंने फिर 4 पीसी से ट्राई कलर बनाया, और वो इफेक्ट जी। मैंने, हमारा डायरेक्टर थे प्रेम मटियानी, उनको भी नहीं बताया कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो शो रात को जब सब चले गए और सिगरेट पीते ही थे उस दौरान, ये बात है, मेरा पहला लाइट एंड साउंड था। वो जगह थी जूनागढ़। जी जूनागढ़ में रिलायंस ने ही ऑर्गेनाइज किया था वो, और 26 जनवरी को शो था। तो वो जी। शो प्रेम मटियानी मेरे ऊपर वो उसकी जिम्मेदारी थी, पहला लाइट एंड साउंड जो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में मैंने इंडिपेंडेंट होकर किया। और प्रेम मटियानी, आपको आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोग जिस दौर में काम करते थे, जिस दौर में आपने किया, कितनी क्रिएटिविटी होती थी, मतलब एक खोज होती थी? क्या आज उस तरह की खोज होती है लाइट में? उस तरह की खोज है जैसे पहले करते थे, जूझते थे कि मतलब हमने एक मिरर बनाया, उसके अंदर ट्रेन दौड़ाई, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, आज क्या वैसी खोज होती है? ना ना बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि ऑटो ट्रांसफार्मर दिल्ली में आपने भी किया होगा, एसआरसी में भी स्लाइडर डिमर हुआ करते थे। तो वो ऑटो ट्रांसफार्मर स्लाइडर डिमर के बाद जब हम इंटर कर रहे थे, जो दौर था 2000
2002 का क्यू पैक आया, 088 आया। तो वो जब हम DMX 512 की तरफ जब ट्रांसफर होना शुरू हुए, ऑटो ट्रांसफार्मर और स्लाइडर डिमर से, और हम लाइट एंड साउंड में 70 डिमर यूज करते थे। ऑटो ट्रांसफार्मर, एक आदमी के पास 12 डिमर होते थे, 5 स्टेज होते थे, एक आदमी के पास 12 डिमर, 4 किलोवाट के अलग डिमर, 8 किलोवाट के अलग डिमर। तो वो दौर ही कुछ और था। अब हमारे पास पैनल है, एक आदमी ऑपरेट करता है, एक को हमने इंटेलिजेंट लाइट्स पे। अब वो खोज नहीं है। अब वो जैसे हम वही। महल बनाने हैं तो हम शीशा लाके प्रोजेक्टर पर यूज करते थे। प्रोजेक्टर पे गर्दन काटी, ब्लड का ड्रॉप आया, साइड पे खून फैल के गिरा जाके। एक इफेक्ट था जिसमें वो पन्ना, वो गर्दन काटता है, पन्ना धाय की स्टोरी है जो, वो आता है रतन सिंह, उसकी बच्चे की गर्दन काट देता है पन्ना के बेटे। तो वो जो तलवार मारता है, और वो एक टाइमिंग, वो क्रिएशन। अब वो हो गया है, जो हम लाइट करते हैं वो हो गया डिस्को लाइट। एलईडी आने के बाद तो डिस्को ही हो गया। मैं अभी भी अवॉइड करता हूँ कि जितना हो सके हम एलईडी लाइट्स यूज ना करें, लेकिन मजबूरी ये होती है कि जहां कि वही है कि इक्विपमेंट बढ़ जाता है ज्यादा, कि 4 पार लगाने की जगह 4 पार और पीसी से जो हम इम्पैक्ट लाएंगे तो इसी से 4 कलर आ जाएंगे, चलो फिल कर। वो जी। उस मायने में तो बेटर हुआ है कि एलईडी, लेकिन वो एलईडी अवॉइड करना ही हम कोशिश करते हैं, एलईडी ना हो अवॉइड करें, लेकिन मजबूरी में करना ही पड़ता है। तो अब वो खोज नहीं नहीं, नहीं उसके है। पीछे उसके क्योंकि उसके पीछे जो पहले फिल्टर पेपर होते थे उसमें ब्लू के बहुत सारे शेड्स मिलते थे। हाँ आज एक ही ब्लू है हमारे पास, हाँ कि मतलब ब्लू मतलब एलईडी में एक ही ब्लू मिलेगा। हाँ। पहले कितने सारे पेपर छांटते थे हम लोग, और कि मतलब 512, 118, मतलब कि हम इवन अभी भी मेरे पास, अभी भी जो मैं दूसरे बाहर कभी काम करता हूँ तो मेरे पास जिस मूड और जिस शेड का मुझे कलर चाहिए, मेरे पास मैंने अपना जैसे गोल्डन 1/4 एम्बर हम यूज ही करते हैं, क्योंकि पार। अब तो लोग नंबर, अब तो कोई रॉस्को और उसको तो याद भी नहीं रखता नहीं, होगा, वो एलईडी क्योंकि अब लगा एलईडी देते हैं, लगा तो 16 16। हम अगर अभी भी हम सिर्फ रॉस्को की शीट ही खरीदते हैं कि कम से कम वो जो एक इम्पैक्ट है। और 1/4 एम्पर तो मतलब कि पार बिल्कुल ऐसे आती है, चाहे जितना कंट्रोल कर ले तो वो एक अजीब सा इम्पैक्ट आता है। तो वो बैलेंस करने के लिए हमने फिल्टर तो यूज करना ही करना है। तो वो अब वो चीज नहीं है जैसे इम्पैक्ट हम क्रिएट करते थे। एक लाइटिंग साउंड में हम एक यूज करते, गांधी दांडी यात्रा पे निकल रहे हैं, सीन खत्म होता है, साइड जी पे ट्रेन जा रही है, जी रामधुन चल रही है और ट्रेन जा रही है। वो इफेक्ट जी क्रिएट किया था तापस दा ने, कि वो जी ट्रेन जा रही है, वो मोटर लगा के सर्किल पे ट्रेन, एक आदमी ट्रेन घुमा रहा है, दूसरा आदमी ट्रीज घुमा रहा है, ट्रेन जा रही है, पेड़ पीछे निकलते जा रहे हैं। तो वो इफेक्ट जो जिसे कहते हैं ना क्रिएशन लाइट, तो वो क्रिएशन खत्म हो गया। और एक बहुत अच्छी बात थी, एक अवार्ड फंक्शन था, उसमें तापस दा ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मुझे जी ये जो घूम के लाइट आती है और एकदम से खड़ी हो जाती है, मुझे इन लाइटों को देख के डर लगने लगा है। डर लगता है जी कि आगे भविष्य में लाइटिंग बचेगी, जिसे हम लाइटिंग कहते हैं, वो बचेगी भी, या लाइटिंग रॉक शो में बदल जाएगी। और आज मैं जी देखता जी हूँ जी अधिकतर नाटकों की लाइट्स रॉक शो जैसी ही हो जाती। वो नाटक हो, उसकी जरूरत हो तो ठीक है, लेकिन हम्म। नहीं भी है तो वहां पर भी घूम लाइट, सीन चल रहा है, चलते सीन में राइट की लाइट घूम के इस एक्टर पे आ गई। तो वो चीजें जी अब क्योंकि भेड़ चाल है, ये भी चल रहा है तो हम भी उसी दौड़ में हैं। लेकिन हम जी अपने जी प्ले जी को जब हम डिजाइन करते हैं तो पहली चीज होती है, और इधर पिछले सालों में हमको नाटक, मैंने जो भी नाटक किया है अधिकतर लिखा हुआ नाटक नहीं किया, मैंने कहानी
और उपन्यासों को खुद ड्रामेटाइज करके या उसी फॉर्मेट में, कहानी के रंगमंच के फॉर्मेट में उसे करने, क्योंकि मुझे एक समय पे लगने लगा कि यार वही गिने चुने आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग, वही सारी रात, बल्लभपुर की रूप कथा, ज्यादा चले गए कॉकेशियन चौक सर्किल, आधे अधूरे, इनसे बाहर हम आ ही नहीं रहे। तो वो नए तथ्य की तलाश में फिर हमने अपने लिखने की तरफ की कहानियों के नाट रूपांतरण किए या अपना लिखा हुआ नाटक किया। तो उस तरीके से मैंने करना शुरू किया। जब उस तरीके से करना शुरू किया तो फिर मेरा पूरा ध्यान फिर वो हो गया। फिर वहां पे लड़ाई होती है कि हमने राइटर ने जो कहानी लिखी है या उपन्यास लिखा है, एज ए डायरेक्टर मैं पूरा उसको ला रहा हूँ। फिर वहां लालच हो गया कि नहीं, जितना लिखा है मेरा लिखा। ये मेरे साथ जितने भी लोग काम करते हैं वो मुझसे कहते हैं, हैप्पी को भी यही शिकायत रही कि और जितने हैं नहीं, एक्टर्स को ये वो तो शिकायत है। रहती है कि आप अपना लिखा काटते नहीं हो। और फिर जब पहला शो हो जाता है, जब आप देख लेते हो ये चीज एडिट की जा सकती है, पहले शो के बाद आप एडिटिंग शुरू करते हो। पहले शो तक जो आप स्क्रिप्ट फाइनल बना के रखते हो, आप वही परफॉर्म करते हो। वो तो है, क्योंकि पहले मुझे भी तो, आप भी तो देख लो कि क्या निकल के आ रहा है, फिर समझ में आता है ना कि क्या काटना हाँ, है। वो उसमें शिकायत तो होने की बात ही नहीं होती। नहीं वो कर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास बहुत सारे बच्चे सीखने आते हैं। हाँ, आजकल के बच्चों में आप क्या अच्छी चीज पाते हैं, मतलब क्या अच्छी चीज है कि मतलब थिएटर को लेके, मतलब उनके अंदर, क्योंकि आप तो बहुत सारे प्ले डायरेक्ट किए हैं, बहुत सारा लाइट किया है, तो लाइट्स के लिए भी आपके पास आते होंगे और थिएटर में एक्टिंग के लिए भी आते होंगे। तो उनके बारे में बताएं, उनके अच्छे के लिए बताएं कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए कि वो आगे बढ़े। क्योंकि अभी उस तरह का थिएटर में स्ट्रगल नहीं रहा जिस स्ट्रगल की आप बात कर रहे हैं। तो लोगों के बिहेवियर कैसे होने चाहिए, आप क्या पाते हैं उसमें? नहीं, एक दौर है गोविंद भाई, जिस दौर में हम लोगों ने थिएटर किया है, वो एक जी ठहरा हुआ समय था। जिस जी समय की हम पैदाइश है, हम लोग संधि काल की पैदाइश है, जहां से जी। हम डिजिटल की तरफ हम बढ़ रहे थे। और 2000 में जब हम इंटर कर रहे थे, तो वो हम जो वैक्यूम था, मतलब कि सालों तक हमें कंप्यूटर पे हाथ लगाने में भी डर लगता था कि कहीं सिस्टम उड़ तो नहीं जाएगा। राइट। जो हमारा जो भी था वो रिटर्न हाथ से किया हमने। तो वो कंप्यूटर की तरफ हम जब बढ़ने लगे, तो जिस तरीके से फास्ट हो गई चीजें, हाथ से निकलती चली गई, जो क्योंकि हम उस तरीके से हम चेंज नहीं कर पाए अपने आप को। तो जी हम जी। उस ठहरे हुए पीरियड की पैदाइश है कि जहां जी समाज डिजिटल की तरफ हम बढ़ रहे थे और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। तो वहां जिंदगी भी जी ठहरी हुई थी। हमारी इतनी ख्वाहिशें भी नहीं थी। हमें सिर्फ ये था कि अच्छा थिएटर करना है। ये नहीं, ये भी था कि हाँ, हम अच्छा काम करें, कभी फिल्म्स में चांस मिलेगा या सीरियल में चांस मिलेगा तो हम वो भी करेंगे। और मेरा एम तो दिल्ली रुकने का तो था ही नहीं। जाना तो बंबई ही था, और जी। स्थितियां ऐसी हो गई कि दिल्ली में ही रुकना पड़ा। तो वो अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, जो आपने बोला कि मतलब थिएटर कैसे व्यवसायिक हो, मतलब हम आप तो जुड़ गए, लेकिन कैसे हो सकता है, आपको व्यवसाय मिलता गया इसलिए आप कर पा रहे हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए? आज होना ये चाहिए। आजकल जो लोग आते हैं ना, लड़कों के सामने हर चीज क्लियर है। ग्रेजुएशन किया है, 12 करके आए, ग्रेजुएशन चल रही है, तो थिएटर से जुड़ते हो क्या? एक ऑप्शन होता है, या तो स्कूल कर ले 3 साल करके, ग्रेजुएशन करके 10 नाटक कर ले। तो उस मेंटेलिटी से आते हैं थिएटर पे कि नहीं, कि एनएसडी या दूसरे इंस्टीट्यूशन के थ्रू हमारा करना है। और कुछ आते हैं कि वो फास्ट फूड समझते हैं कि आज हमने 2 नाटक जी किए, हम 3 महीने के बाद बॉम्बे चले जाएंगे, कैरियर हमारे सामने फ्यूचर खुला हुआ बैठा होगा। तो अब उस तरीके, हम लोग जिस दौर का हमने थिएटर किया, उस तरह की ख्वाहिशें नहीं होती थी। ठहराव था,
एक डिसिप्लिन था जिसे कहते हैं, वो डिसिप्लिन नहीं जी है जी जी थिएटर में। तो जी जी लाइट्स में जी तो ये बात तो है। बिल्कुल फास्ट फूड वाले लड़के आते हैं, उनसे कह दो कि बेटा ये लाइट्स उठा के जरा वहां पे रख दो, जी तो वो लाइट्स में तो वो पीढ़ी है ही नहीं जो लाइट्स में काम करे। और थिएटर में एक्टिंग के जी लिए जी तो जी आते हैं वो बिल्कुल फास्ट फूड की तरीके से, 6 महीने हमको करना है सर, अगले साल ये जिम ज्वाइन कर लिया, ये देखिए मसल्स हैं, मैंने डाइट अपनी सुधार ली, मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रहा हूँ, तो ये है। हाँ मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि लोग थिएटर में या फिल्म में या सीरियल में बैक स्टेज को नहीं समझते, जबकि बैक स्टेज से भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं, व्यवसायिक बन सकते हैं। और उसमें बहुत सारी जगह है जो खाली पड़ी हुई है। हर किसी को एक्टर ही बनना है, मतलब हम आप भी हैं, हम भी, हमारे भी, हम दोनों के हम भी सपने एक्टिंग थे कि हम लोग शुरू एक्टर थिएटर बने, किया था, एज एन एक्टर ही किया था। एक्टिंग से। वही, लेकिन हम अगर जी पा रहे हैं थिएटर में, तो वो बैक स्टेज है कि लाइट करके, डायरेक्शन करके, कॉस्ट्यूम करके, क्योंकि वो जगह में कोई है ही नहीं, क्योंकि जो आता है एक्टर बनना चाहता है। तो हम, हमारा मकसद भी यही है कि हम बैक स्टेज के लोगों से बात करें, कि बैक स्टेज की चीजें लोगों को समझ में आए, कि लाइट का मतलब क्या है, सेट का मतलब क्या है, कॉस्ट्यूम का मतलब क्या है। और नाटक में या किसी विधा में सिर्फ एक्टिंग ही महत्वपूर्ण नहीं है भाई, डांस भी जरूरी है, आपको एक कोरियोग्राफर भी हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने ये टॉक आपके साथ रखी कि मतलब लोगों को बैक स्टेज के बारे में, कानपुर के बारे में, आपके बारे में, क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है थिएटर को, है ना। अभी बहुत सारी बातें रह जाती हैं आपसे करनी। हम फिर किसी समय आपके साथ जरूर इसी तरह एक चर्चा रखते हैं कि और आपसे बात करें और हमें पता चले थिएटर के बारे में, क्योंकि एक लंबा अंतराल है थिएटर का आपके साथ, है ना। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, धन्यवाद गोविंद है भाई। ना। है ना, थोड़ी असुविधाएं रही लिंक करने में, दर्शकों से भी सॉरी। अगली बार अच्छे से मिलेंगे दीक्षित जी से, और सारी बातें करेंगे, लंबी बातें करेंगे, है ना। तो विदा लेते हैं सर, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि नमस्कार गोविंद सर। भाई। थैंक यू।